हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक हाई स्कूल ड्रामा के साथ जो कि हम सबका ही फेवरेट होता है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड सुमो को देखते हैं, जिसका एक स्ट्रीट इंटरव्यू हो रहा था और उसे सवाल किए जाते हैं जैसा कि आपका फेवरेट कलर और आपका फेवरेट फ्रूट। फेवरेट कलर ब्लू और फेवरेट फ्रूट ऑरेंज होता है। एक आखिरी सवाल किया गया कि अगर सालों के बाद आप अपने हाई स्कूल क्रश से मिले तो उसे देखकर आपका पहला लफ्ज क्या होगा। जिस पर सुमो कहने लगी कि माफ करना, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं कि मैं किसी स्कूल वाले लड़के को पहचान भी पाऊं। ये कहकर वो चली गई कि मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने हमारे मेल लीड ज्याओशी को पकड़ लिया और उसे यही सवाल करती है। उसने भी अपना फेवरेट कलर ब्लू और फेवरेट फ्रूट ऑरेंज बताया और लास्ट में जब उसे ये सवाल किया गया कि अगर सालों के बाद आप अपने हाई स्कूल के क्रश से मिले तो उसे देखकर आपका पहला लफ्ज क्या होगा। ज्याओशी बोला कि स्कूल क्रश, मुझे नहीं लगता कि उसको मैं याद भी हूँगा। जो कहकर वो चला गया और इधर इंटरव्यूअर आपस में ही बातें कर रहे थे कि इन दोनों के जवाब कितने सेम थे ना। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक दूसरे से बेखबर रास्ते में चल रहे थे कि अचानक से ज्याओशी की उस पर नजर पड़ी, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाया, फिर भी वो उसे पहचान लेता है। इसके बाद सुमो एक ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आई थी, जो कि एजड होने के साथ साथ इसे कह रहा था कि मैं बहुत जेंटल इंसान हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत ही डिसिप्लिन वाली हो, मेरी हर चीज और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। इधर सुमो सोच रही थी कि ये इतनी जल्दी बच्चों तक भी पहुँच गया और इसे वाइफ चाहिए या फिर कोई मासी। इसी दौरान वेटर्स के हाथ से बाय मिस्टेक उसके हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया, जिस पर उसने इसे डांटना शुरू कर दिया, वो भी बहुत बुरी तरह से। जो देखकर सोमो उसका असल चेहरा जान गई थी कि ये कितना ज्यादा जेंटल है। इधर ब्लाइंड डेट बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी आई साइट वीक तो नहीं ना, क्योंकि मेरी भी वीक है, तो इस तरह हमारे बच्चों के आई साइट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सोमो कहने लगी कि मेरी आई साइट जितनी मर्जी वीक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की जेंटलनेस मैंने देख ली। जो कहकर वो उठते हुए जाने लगी और जाते हुए वो वेटर से पूछती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है ना, अगर अभी भी जलन हो रही है तो इस पर आइस क्यूब लगा लो। नेक्स्ट सीन में ज्याओशी को दिखाया गया, उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब्रॉड से वापस आते वक्त कम से कम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें पिक कर लेता। खैर ये बताओ कि कब तक के लिए आए हो और वापस कब जाओगे। इस पर ज्याओशी ने बताया कि मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा। जो सुनकर उसका दोस्त शॉक्ड हो गया कि क्या, इसका मतलब तो तुम अपनी कैटिस को भी साथ ले आए होगे। खैर चलो हम साथ में डिनर कर लेते हैं। इसके बाद सुमो को उसकी मॉम कॉल पर डांट रही थी कि कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें पता भी है मेरी फ्रेंड्स के ग्रैंड चाइल्ड आ गए हैं और मेरा अभी तक कोई दामाद भी नहीं आया। सुमो अपनी फ्रेंड यूवी के साथ डिनर पर आई थी, तो मॉम से ये कहकर कॉल काट दी कि अच्छा हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। कॉल कटने के बाद यूवी पूछने लगी कि पिछले 1 महीने से ये तुम्हारा 6वां ब्लाइंड डेट है, वैसे वजह तो बताओ, तुम्हें लड़के पसंद क्यों नहीं आ रहे। सुमो ने बताया कि लाइफ पार्टनर ढूंढना कोई शॉपिंग की तरह नहीं होता, जब तक मेरी किसी से वाइब्स मैच नहीं करेंगी तब तक मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ। इधर यूवी बोली कि वाइफ तो सिर्फ हाई स्कूल वाले बेस्ट फ्रेंड से ही मैच कर सकती है, तुम्हारा भी तो एक दोस्त था ना, क्या नाम था उसका, ज्याओशी। दूसरी तरफ मजे की बात ये थी कि ज्याओशी भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था। उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि तुम कंपनी कब ज्वाइन करने वाले हो, तो वो बोला कि बस कल से ही। ये उसके दोस्त को कुछ ज्यादा ही जल्दी लगा, कहने लगा कि थोड़ा सा आराम तो कर लो, पर ज्याओशी को आराम की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि तुम खाओ, मैं तब तक बिल पे करके आता हूँ। यहाँ सुमो कह रही थी कि अच्छा तो तुम ज्याओशी की बात कर रही हो, वो तो बहुत पुरानी बात है, मुझे तो अभी उसकी शक्ल तक याद नहीं, अगर आज वो मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैं उसे पहचान तक नहीं पाऊंगी। सुमो ने जब ज्याओशी का नाम लिया था तो अचानक से इसकी अटेंशन उसकी तरफ हो गई और उसने सुमो की सारी बातें भी सुन ली, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वहाँ से निकलते हुए सुमो ने भी इसे देख लिया था, लेकिन फेस देखे बगैर भी ये कहने लगी कि पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। नेक्स्ट सीन में जब सुमो घर आई तो उसने अपनी शॉल को गंदा पड़ा हुआ देखा। इस पर उसकी अपार्टमेंट मेट कहने लगी कि माफ करना, सोफा पर ड्रिंक गिर गई थी, जो कि मैंने इसे साफ कर दी, मुझे तो लगा कि ये ब्लैंकेट है। इधर सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके इस बिहेवियर पर, लेकिन फिर भी उसे कुछ कहे बगैर अपने रूम में आ गई। यहाँ ग्रुप में सुपरवाइजर लियाओ के मैसेजेस आ रहे थे कि कल की मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी लेट मत होना। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुमो देख रही थी कि आज तो सभी कुलीग्स बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। वो अपनी एक कुलीग याओया की बातें सुनने लगी, जो कह रही थी कि पिछले साल भी डायरेक्टर जियान के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तुम्हें पता तो है कि प्रेजेंटेशन के दौरान वो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ता है, इसलिए इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब तक सुपरवाइजर लियाओ भी आकर इनको डांटने लगा कि 8 बज गए हैं और अभी तक तुम लोग यहाँ पर लगे हुए हो। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया, जहाँ सुपरवाइजर लियाओ ने सब कुछ सेट करवा दिया था और यहाँ सुमो याओ से पूछ रही थी कि आज सुपरवाइजर कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। दोनों को ही उसके इस बिहेवियर पर हंसी आ रही होती है, लेकिन खैर आखिरकार वो क्लाइंट पहुंच
पहुँच आया, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इधर सोमू पहली नजर में ही डायरेक्टर जियान को देखकर उसे पहचान जाती है कि ज़्याओशी, जबकि ज़्याओशी तो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। साथ ही हमें फ्लैशबैक से आज से 10 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहां ज़्याओशी क्लास में नया आया था। वो क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जबकि सुमो भी उसी क्लास की स्टूडेंट थी। प्रेजेंट में वो याओ याओ से कंफर्म करने लगी कि जिस डायरेक्टर जियान का वेट हो रहा था, क्या ये वही लड़का है, और वो बोली कि हाँ वही तो है। इसके बाद सुपरवाइजर लियाओ ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी थी। सारी प्रेजेंटेशन सुन लेने के बाद ज़्याओशी बोला कि मुझे कुछ खास फर्क नजर नहीं आया, ये तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है। जिस पर सुपरवाइजर ने एक नया पॉइंट बताया कि यह अपार्टमेंट 26 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोगों के अकॉर्डिंग है। ज़्याओशी ने इधर इन बाकियों से पूछा कि तुम में से 26 से लेकर 30 साल की उम्र में कौन है, जिस पर सुमो ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। ज़्याओशी ने उससे सवाल किया कि क्या यह अपार्टमेंट तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। उसको तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या बोलूं। याओ याओ ने फौरन से अपनी पीपीटीज उसके सामने रख दी। चोरी छुपे उसे पढ़ते हुए सोमू अपनी टीम का प्लान बी बता रही थी, जो कि ज़्याओशी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अब सभी हैरान परेशान थे कि आगे क्या बताए। अचानक से सोमू को आइडिया आया और वो जल्दी से अपना प्लान सी बता देती है, जिसके बारे में तो टीम मेंबर्स को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसका ये प्लान सी इधर ज़्याओशी को काफी हद तक अच्छा लगा, तो वो कह देता है कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस प्लान सी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिलहाल मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। जाते जाते सोमू ने उसे स्टेयर्स में ही रोक दिया और कहने लगी कि मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप ज़्याओशी को जानते हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो मेरा हाई स्कूल मेट था और दिखने में आप मुझे बिल्कुल उसी की तरह लगे। ज़्याओशी बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही हूँगा? सोमू बोली कि नहीं, आप वो कैसे हो सकते हो, आप तो कहीं ज्यादा हैंडसम हो। ज़्याओशी भी इसके करीब आते हुए बोला कि वो पुरानी बातें हैं, अब तो वो कहीं ज्यादा बदल चुका होगा, और अगर तुम्हारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो यकीनन तुम उसे नहीं पहचान पाओगी। जो कहकर वो जाने लगा और इधर सुमो सोच रही थी कि इसकी ये कही हुई बात कुछ जानी पहचानी लग रही है। नेक्स्ट सीन में जब उसने ये बात यूवी को बताई तो वो कह रही थी कि यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, और वैसे भी 10 साल गुजर गए हैं, अब तक तो ज़्याओशी भी बहुत ज्यादा बदल चुका होगा। अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देना, मैं उसके बारे में पता करवा दूंगी। ये वाला आइडिया सुमो को भी काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह की मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओशी ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी थी। अब बारी है ज़्याओशी की पिक्चर लेने की, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से बाहर जाने लगी। बाहर जाकर उसने चोरी छुपे ज़्याओशी की पिक्चर क्लिक की और फिर उसे वी चैट पर यूवी को सेंड कर दी। लेकिन फूटी किस्मत के प्रेजेंटेशन देने के बाद वो अपना वी चैट लॉग आउट करना तो भूल ही गई, इसलिए स्क्रीन पर ज़्याओशी ने भी वो देख ली थी। याओ याओ जल्दी में उसके वी चैट को लॉग आउट करना चाहती थी, पर ज़्याओशी ने मना कर दिया क्योंकि वो इसकी एक्सप्लेनेशन चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। याओ याओ ने फौरन से ये बुरी खबर सुमो को भी सुना दी, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इधर अंदर सुपरवाइजर लियाओ सोच रहा था कि कहीं सुमो को इस पर क्रश तो नहीं हो गया। सुमो बेचारी सोच रही थी कि अंदर जाकर क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी। खैर वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आ गई और कहने लगी कि असल में मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप लोगों के सामने पहले ही आ गया। खैर अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसके बाद वो अपार्टमेंट के कलर्स और पेंट वगैरह से इधर ज़्याओशी के ड्रेसिंग कलर को मैच करके कोई कहानी बता देती है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस पर तो उसके टीम मेंबर्स भी उसका साथ देने लगे और फाइनली इधर ज़्याओशी को कोई ऑब्जेक्शन का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद सुपरवाइजर लियाओ कह रहा था कि प्रोजेक्ट का आइडिया सुमो का है, इसलिए वो आप सबको डिनर पर लेकर जाएगी, और खुद बाकी के मेंबर्स जल्दी वहाँ से भाग निकले। सुमो बेचारी तो बुरी तरह से फंस गई थी। इधर ज़्याओशी के टीम मेंबर्स सोच रहे थे कि हमें इन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए डिनर से मना करके वहाँ से चले गए। उन सब के जाने के बाद सुमो को लगा था कि मिस्टर जियान भी मना कर देगा, जबकि वो तो खड़ा होते हुए बोला कि मैं डिनर पर जाने के लिए तैयार हूँ, और उसे आगे ही जाने लगा। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओमू ने नोटिस किया कि कुछ बॉयज इसकी टांगों को घूर रहे थे, तो उसने सुमो को अपना कोट पकड़ा दिया कि तुम इसमें अपनी टांगों को छुपा सकती हो, वैसे भी काफी ज्यादा ठंड है, जिस पर इसने उसका शुक्रिया अदा किया। आफ्टर दैट जब सुमो ने उसे ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हुए देखा तो इस पर उसे अपना हाई स्कूल क्लासमेट याद आ जाता है और उसे पूछने लगी कि क्या तुम भी लेफ्टी हो। ज़्याओशी करेक्ट जवाब ना देते हुए कहता है कि मैं अपने दोनों हाथों का यूज करता हूँ। सोमो की कंफ्यूजन तो अभी भी दूर नहीं हुई, तो वो कहती है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और बगैर सोचे समझे आपने मुझे इसका जवाब देना होगा, जिसके लिए ज़्याओशी भी मान गया। आफ्टर दैट सुमो उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए उसे सारे पर्सनल सवाल कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसको पहचान पाती ज़्याओशी बोला कि अगर सारे पर्सनल सवाल ही करने थे तो तुम मेरा आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं ले लेती। तभी उसे कॉल आ गई जो रिसीव करने के लिए वो बाहर चला गया। तभी सोमो ने देखा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो मैंने कुछ दिन
पहले देखा था, मतलब कि तभी इसने मेरी बातें सुन ली थी जो कि इसने मुझे फर्स्ट मीटिंग पर कही। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ज़्याओशी ही है। नेक्स्ट सीन में सुमो ने इस बारे में यूवी को भी बताया और उसे कहती है कि वो ज़्याओशी ही है, देखो तो सही वो कैसे मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है। वो भी हंसते हुए कह रही थी कि अब तो ज़्याओशी तुम्हारा क्लाइंट बन चुका है, तुम उसे कुछ कह भी नहीं सकती। नेक्स्ट मीटिंग में अब फाइनली प्रैक्टिकल काम शुरू होना था। सुपरवाइजर इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज सुमो को बनाना चाहता है, जबकि उसने तो फौरन से मुंह ही फेर लिया। ज़्याओशी ने भी जब उसे देखा तो जानबूझकर उसे अपना टीममेट और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज चुन लेता है। जाते जाते उसे कहने लगा कि मिस सुमो कल रेडी रहना, हमें काम शुरू करना है। नेक्स्ट सीन में सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं इसे एक्सपोज कैसे करूं कि ये मेरे हाई स्कूल का मेट ही है। तभी उसे रेड बीन्स वाली बंस नजर आई तो वो कहने लगी कि आइडिया, उसे रेड बीन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, अब मैं इसके जरिए उसे एक्सपोज करूंगी। अगली सुबह सुमो उसे ये बन खाने के लिए फोर्स कर रही थी कि यकीनन आपने नाश्ता नहीं किया होगा और बगैर नाश्ते के काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन बाद में एक चक्की ले लेता है, पर उसका ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं था जिससे कि पता चल सके कि वो ज़्याओशी है। आफ्टर दैट अपार्टमेंट्स देख लेने के बाद अचानक से सुमो की नजर केबल कार के बोर्ड पर पड़ी तो उसे आइडिया आया कि ज़्याओशी को ऊंचाई से डर लगता था। अगर मैं इसे केबल कार पर लेकर जाऊंगी तो यकीनन ये मुझे बता देगा कि मैं ही ज़्याओशी हूँ। ये सोच कर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जिसके बाद वो ज़्याओशी को फोर्स करने लगी कि देखो ये माउंटेन, ये व्यू कितना प्यारा है, हमें केबल कार में जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा, प्लीज मान जाओ ना, ये मेरी एक छोटी सी विश है। दिल ही दिल में तो ज़्याओशी भी समझ गया था कि ये लड़की करना क्या चाहती है, पर खैर उसकी ये विश पूरी करने के लिए उसके साथ जाने लगा। अनफॉर्चुनेटली केबल कार खराब हो चुकी थी। ज़्याओशी बोला कि तुम डिसअपॉइंट हो गई होगी ना, चलो हम पैदल ही ऊपर टॉप तक चलते हैं ये व्यू देखने के लिए, आखिर ये तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश है। ना चाहते हुए भी सुमो पैदल जाने के लिए फंस चुकी थी। ऊपर आते आते वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, जबकि ज़्याओशी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इस पर सुमो ने गुस्से में यूवी को मैसेज करके बताया कि आज तक अगर मुझे किसी से नफरत हुई है ना तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़्याओशी है। ऊपर आकर बैठ जाने के बाद इसने सारी बात यूवी को मैसेज पर बताई तो वो इसे कुछ वॉइस सेंड कर देती है, जो सुनने के लिए सुमो ने एयरबड लगा लिया, जो कह रही थी कि उसको एक्सपोज करने के लिए तुम खामखा खुद को हर्ट कर रही हो, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो स्कैमिंग कर रहा होगा। जबकि ज़्याओशी बोली कि तुम्हें उधर मुड़ने की जरूरत नहीं, मैं सच में ही तुम्हारे साथ स्कैमिंग कर रहा था। वो भी हैरान हो गई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो ज़्याओशी बोला कि अगली बार जरा अच्छी क्वालिटी के एयरबड्स ले लेना, क्योंकि एयरबड्स की आवाज इतनी ऊंची थी कि वो इसे सुनाई दे रही होती है। तो फौरन ज़्याओशी से माफी मांगने लगी कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। इसी चक्कर में उसने ज़्याओशी का बटन तोड़ दिया था। अब तो वो और भी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी और बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मुझे फ्लू हो गया है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप इस प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम कर ले। जिस पर ज़्याओशी ने फौरन से सुपरवाइजर लियाओ को कॉल लगाई और उसे बताया कि सुमो कह रही है कि मुझे फ्लू हो गया है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हमें कोई और टीम मेंबर चाहिए। सुमो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी जल्दी सुपरवाइजर को बताने की क्या जरूरत थी। खैर ज़्याओशी वहाँ से जाने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।